हेलो गाइस, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। रोहित और अनीका अभी भी एक साथ अपने ही कमरे में मौजूद थे, क्योंकि वह अपनी अपनी योजना की तैयारी में लगे हुए थे। जहां बच्चों की जाने से संबंधित सारी जिम्मेदारी रोहित ने अपने कंधे पर ली थी, वहीं अनीका के ऊपर बच्चों की सुरक्षा को लेकर अन्य कई तरह की उलझनों के चलते हुए नई योजना को अमल में लाने का दबाव था। इसके अतिरिक्त आज रात क्या करना है, यह भी वह बेहतर तरीके से जानती थी। इन्हीं सबको मद्देनज़र रखते हुए वह अपने काम में व्यस्त थी। ठीक इसी प्रकार रोहित भी अपने लैपटॉप पर उंगलियां चलाता हुआ दिखाई दे रहा था। ठीक इसी वक्त रोहित के फ़ोन पर अब्दुल्ला की कॉल आती है। अपने फ़ोन की स्क्रीन पर अब्दुल्ला का नाम देखकर रोहित फ़ोन उठाने से पहले अनीका से कहता है, अब्दुल्ला की कॉल है, शायद कोई अपडेट होगी। यह सुनकर अनीका रोहित के करीब आ जाती है, फिर रोहित के कंधों पर हाथ रखकर खड़ी हो जाती है। रोहित अपने फ़ोन कॉल को स्पीकर में ऑन कर देता है। रोहित कहता है, हाँ अब्दुल्ला बोलो। अब्दुल्ला कहता है, गुड इवनिंग सर। सर, मैडम यहाँ के डिपार्टमेंट के साथ मिलकर काम कर रही हैं। मुझे नहीं लगता कि अब उन्हें हमारी सिक्योरिटी की ज़रूरत है। अब्दुल्ला के ऐसा कहने पर रोहित एक निगाह अनीका की तरफ देखता है। रोहित सोचता था कि अनीका इस मामले के सभी फैसले खुद ले। रोहित एक जेंटलमैन होने की वजह से अनीका के मामलों में तब तक इंटरफेयर नहीं करता था जब तक अनीका खुद ना चाहे। अनीका समझ जाती है कि रोहित चाहता है कि इस बात का जवाब अनीका खुद दे, इसलिए अब अनीका आगे की तरफ आती है और कहती है, अब्दुल्ला, वहाँ चाहे जो भी सिचुएशन है, लेकिन तुम उसे पूरी तरह से अकेला छोड़कर वापस नहीं आओगे। हाँ, अगर तुम्हें लगता है कि वहाँ अब तुम्हारा कोई काम नहीं है तो तुम इतना ज़रूर कर सकते हो कि अपनी आधी टीम को वहीं छोड़कर बाकी टीम के साथ लौट आओ। फिर हिदायत देते हुए आगे कहती है, लेकिन अपने सबसे बेहतर आदमियों को वहाँ छोड़कर आना। अब्दुल्ला कहता है, जी मैडम। इसके बाद रोहित फ़ोन कट कर देता है और अनीका से कहता है, वह वहाँ अकेली नहीं है, उसके साथ अर्जुन और कौटिल्य भी है। वह अपनी सुरक्षा करने के लिए कैपेबल है, फिर उन्हें लेकर तुम इतना परेशान क्यों हो? अनीका हल्की सी मुस्कान के साथ कहती है, पुरानी कहावत है, दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है। इसके बाद रोहित के पीछे की तरफ चली जाती है और उसके कंधों पर हाथ रखकर कहती है, शतरंज के खेल में तुम माहिर हो, लेकिन उस पर एक लाइन मैं कह देती हूँ, मुझे यह खेल बिना एक भी मोहरा गंवाए पूरा करना है। फिर बात किसी अपने की हो तो डबल सिक्योर होकर चलना तो स्वाभाविक ही है। बच्चों का कमरा मारवा हाउस। रिया स्टडी टेबल के साथ रखी हुई चेयर पर बैठी हुई थी। टेबल के ऊपर एक लैपटॉप रखकर उसमें अब तक की संजोई हुई सारी यादों को देख रही थी। अब तक वह अपने लैपटॉप पर सैकड़ों तस्वीरें देख चुकी थी। फिलहाल उसका आगे भी इसी काम में लगे रहने का विचार था। कभी उन्हें देखकर मुस्कुराती तो कभी जोर से हंस पड़ती। वह हंसने के साथ साथ आर्यन और अलेक्जेंडर को कुछ ना कुछ कहकर छेड़ती और दोबारा से अगली पिक्चर देखने लगती। आर्यन बड़ी ही शांति से अपनी किताबों के साथ लगा हुआ था। वह उन्हें इकट्ठा करके एक जगह पर संजो रहा था। कभी कोई अच्छी किताब उसके हाथ में आ जाती तो उसके पेजों को पलट कर देखने लगता। वह पिछले काफ़ी समय से यही कर रहा था। इन दोनों के विपरीत अलेक्जेंडर सोफे पर बैठकर इन दोनों को देख रहा था। कभी कुछ सोचने लगता तो कभी दोनों बहन भाई के कुछ कहने पर उस बात का जवाब दे देता। लेकिन अब काफ़ी देर बीत चुकी थी। वह अपने दोनों भाई बहनों को पिछले कई घंटे से एक ही तरह के काम में मशगूल देखकर लगभग चिड़चिड़ाने लगता है और फिर आर्यन से कहता है, क्या तुम पागल हो गए हो? क्या तुम जहाँ कहीं भी जाओगे वहाँ किताबें नहीं मिलेंगी? या इन किताबों को कोई समेट कर एक जगह नहीं रखेगा? या फिर यह किताबें यहाँ से चोरी हो जाएंगी? अलेक्जेंडर की बात सुनकर आर्यन स्तब्ध रह जाता है और हाथ में पकड़ी हुई किताबों को लेकर ज्यों के त्यों पलटकर अलेक्जेंडर की तरफ मुड़कर खड़ा हो जाता है। फिर उसे लगातार देखता रहता है, मानो वह सोच रहा हो कि अलेक्जेंडर इस तरह बात क्यों कर रहा है। वह अलेक्जेंडर को इस बात का क्या जवाब दे, और जवाब दे भी या नहीं। इसके ठीक बाद अलेक्जेंडर रिया से कहता है, कोई समझदारी भरा काम करती हुई तो मुझे रिया तुम भी दिखाई नहीं दे रही हो। क्या इन इमेजेस में लगी पड़ी हो? क्या तुम अपने दिमाग को कोई पेन ड्राइव समझ रही हो जिसमें एक एक करके सारी पिक्चर स्टोर हो जाएंगी?
यह सुनकर रिया भी अपनी जगह पर बैठे बैठे अलेक्जेंडर के चेहरे की तरफ देखती है। रिया अलेक्जेंडर की बात का जवाब देना चाहती थी, लेकिन उसका ध्यान अलेक्जेंडर के चेहरे पर जाता है, जिसकी वजह से वह समझ जाती है कि इस वक्त अलेक्जेंडर काफ़ी इरिटेट हो रहा है। उसके चेहरे के हाव भाव बदले हुए थे, भौहें कुछ चढ़ी हुई और माथा कुछ सिकड़ा हुआ नजर आ रहा था। वह समझ जाती है कि इस वक्त उसे कुछ भी कहना ठीक नहीं होगा, इसलिए वह भी बोलते बोलते रुक जाती है और सोचने लगती है कि अलेक्जेंडर से क्या कहे। अब वह भी अलेक्जेंडर से कुछ नहीं कहती और आर्यन की तरफ देखने लगती है। आर्यन भी रिया की तरफ देखता है और अपनी पलकें झपकाता है। इसके बाद अपनी किताबों को उनकी जगह पर रखते हुए अलेक्जेंडर के पास आ जाता है और कहता है, मैं चाहता हूँ कि जब भी इस कमरे में वापस आऊँ तो यह मुझे इसी तरह को मिले, और ख़ासकर मेरी किताबें, ताकि मुझे सालों बाद भी ऐसा ही लगे जैसे यह कल की ही बात है। इसलिए यह सब कर रहा हूँ। इससे भी ज़्यादा ज़रूरी बात यह है कि अगर इस वक्त मैं कुछ नहीं करूँगा तो और भी ज़्यादा परेशान महसूस करूँगा। अपने दिमाग को डाइवर्ट करने का सबसे अच्छा तरीका है कि कुछ एक्सरसाइज की जाए, और इस वक्त मेरे दिमाग के लिए यही एक्सरसाइज सबसे अच्छी है। फिर अपने कंधों को उचकाते हुए आगे कहता है, ऐसा मुझे लगा। तभी रिया कहना शुरू करती है, और मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि मेरा दिमाग पेन ड्राइव नहीं है। यह सब इमेजेस इसलिए देख रही हूँ ताकि अच्छी यादों के साथ मारवा हाउस से बाहर जाऊँ और जहाँ भी जाऊँ वहाँ जाकर भी अच्छी यादें ही बनाऊँ। फिर अपने एक हाथ को आगे करके उसे हिलाते हुए कहती है, यहाँ मेरे नखरे उठाने के लिए मेरे दोनों भाई हमेशा मेरे साथ हैं, और इसके अलावा परिवार का हर सदस्य यही करता आया है। हम जहाँ भी जाएंगे पता नहीं वहाँ पर कोई हमारी सुनने वाला होगा या नहीं, और जब कोई मेरी बात नहीं सुनेगा तब मैं यही याद करके खुश हो जाया करूँगी कि वापस घर जाने के बाद एक बार फिर से सब पहले की तरह मेरे नखरे उठाएंगे। फिर मुस्कुराकर अपने दोनों हाथों को सामने की तरफ आपस में बांधते हुए आगे कहती है, ऐसा सोचने से मुझे गुस्सा थोड़ा कम आएगा। ऐसा कहकर रिया अलेक्जेंडर के दूसरी तरफ बैठ जाती है और फिर उसके कंधे पर हाथ रखती है। आर्यन भी उसके दूसरे कंधे पर हाथ रखता है। अब रिया कहती है, तुम इतने बेचैन क्यों हो? जो होना है वह होगा ही। हमारा यहाँ से जाना तय है, वह भी हमारे भले के लिए है। तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि अब तुम पूरी दुनिया के वाइल्ड लाइफ पर नई नई जानकारियाँ इकट्ठी करने के साथ साथ नए नए एक्सपेरिमेंट भी कर पाओगे। अब तुम्हारे साथ यह समस्या भी नहीं होगी कि तुम अकेले कहीं नहीं जा सकते। अब तुम जो चाहे वह कर सकते हो। अब आर्यन अलेक्जेंडर से कहता है, देखो, ह्यूमन बॉडी और माइंड के बारे में तुम मुझसे कहीं ज़्यादा जानते हो, क्योंकि यह तुम्हारा फेवरेट फील्ड है। लेकिन मैं तुम्हें याद दिला दूं कि तुम जिस तरह चाहोगे तुम्हारा मन उसी तरह से काम करेगा। तुम अपने मन को इस तरह से खुद को कैसे परेशान करने दे सकते हो? तुम ही हमेशा कहते हो ना, मुझे दिमाग को अपने हिसाब से चलाना अच्छा लगता है, दिमाग के हिसाब से चलना नहीं, क्योंकि इसे डायरेक्शन देना बहुत ज़रूरी है। दोनों भाई बहनों की बात सुनकर अलेक्जेंडर का गुस्सा और इरिटेशन दोनों ही कम हो जाती है, लेकिन अब इन दोनों चीज़ों की जगह उदासी ले लेती है और वह उन दोनों के हाथों को अपने हाथों में ले लेता है। फिर कहता है, मैं बस यहाँ से तुरंत चले जाना चाहता हूँ। अगर हमें जाना ही है तो मैं चाहता हूँ कि जल्दी से जल्दी हम यहाँ से चले जाएं। अलेक्जेंडर की बात सुनकर रिया और आर्यन एक दूसरे के चेहरे की तरफ देखते हैं और उसके बाद वापस अलेक्जेंडर की तरफ। कुछ देर तक तीनों भाई बहन यूं ही बैठे रहते हैं। फिर कुछ सोचने के बाद रिया कहती है, मुझे लगता है कि खाली बैठने से दिमाग में तरह तरह के ख्याल आते ही रहेंगे। हम तीनों मॉम डैड के पास चलते हैं, वहाँ कुछ अच्छा वक्त बिताएंगे तो हमारे लिए बेहतर होगा। आर्यन कहता है, हाँ, हम ऐसा कर सकते हैं, नोट अ बैड आइडिया। अब अलेक्जेंडर कहता है, नहीं, हम वहाँ नहीं जाएंगे। मुझे अच्छी तरह पता है कि इस वक्त मॉम डैड हमसे कहीं ज़्यादा दुखी होंगे। अगर हम इस तरह अपनी उतरी हुई शक्लें लेकर वहाँ जाएंगे तो उनकी तकलीफ़ बढ़ाएंगे। आगे से हमें हमारी परेशानियाँ अपने अपने लेवल पर सुलझानी हैं। जो काम कल से करना है वह आज और अभी से क्यों नहीं? हमें उनके बिना रहने की आदत अभी से डालनी होगी। रिया और आर्यन दोनों ही इस बात को जानते थे कि अलेक्जेंडर जो भी कह रहा है वह बिल्कुल सही है, लेकिन फिर भी उन्हें तकलीफ़ इस बात की थी कि वह यह भी समझ पा रहे थे कि अलेक्जेंडर जो भावात्मक रूप से अधिक मजबूत दिखाई देता रहा है, आज उसके लिए ही अपने आप से लड़ना सबसे ज़्यादा मुश्किल हो रहा है। अब उन दोनों बहन भाइयों को मिलकर यह तय करना था कि वह अलेक्जेंडर के लिए इस वक्त क्या करे। मॉरिशस,
जिस जगह पर सौजन्या को रखा गया था वह एक गेस्ट हाउस था। मॉरिशस पुलिस उस ठिकाने के आसपास फैली हुई थी जहां पर उन्हें यह शक था कि सौजन्या को यहीं रखा गया था। वह लोग सिर्फ अपने ऑफिसर्स के इशारे का इंतज़ार कर रहे थे ताकि आगे बढ़ सकें। उस जगह से करीब 200 मीटर दूर सम्मुख की वैनिटी कार खड़ी थी जिसमें भूमि, अर्जुन सिंह कौटिल्य और पुनर्रूपन मौजूद थे। सम्मुख भी उन्हीं के साथ था। वह सभी ठीक समय का इंतज़ार कर रहे थे। अब तक अपनी जान पर खेलकर मॉरिशस पुलिस के कुछ जांबाज सिपाही इस गेस्ट हाउस में घुसकर जो जानकारी इकट्ठी कर पाए थे उसकी पूरी जानकारी वह भूमि और पुनर्रूपन की टीम को दे चुके थे। इन सभी जानकारियों से यह बात एकदम स्पष्ट थी कि गेस्ट हाउस के अंदर करीब 10 घूंघटपोश स्त्रियां हैं जिनका पहनावा भारतीय पहनावे जैसा है। इसके अलावा करीब 20 आदमी भी मौजूद हैं। यह सभी अलग अलग जगह पर फैले हुए थे। उन्होंने पूरे घर को किसी छावनी में बदल दिया था, लेकिन इन सभी से ज़रूरी बात यह थी कि पूरे घर में सौजन्या का कहीं भी नामो निशान नहीं था। इस सारी जानकारी को एकत्रित करने में कौटिल्य की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण थी। इस समय उनकी टीम में एक अकेला वही था जिसने आसपास लगे हुए सभी कैमरास को हैक किया था ताकि मॉरिशस पुलिस अपना काम ठीक तरीके से कर पाए, क्योंकि वह और भूमि इस तथ्य को अच्छी तरह से जानते थे कि अगर यह पूरी टीम भारत से आई है तो यह मॉरिशस पुलिस के लिए कितनी खतरनाक साबित हो सकती है। इस गेस्ट हाउस के अंदर की सारी जानकारी हासिल होने के बाद भी कौटिल्य का कहना था कि सौजन्या की घड़ी इस गेस्ट हाउस के अंदर ही है। अब इस बात के दो मतलब थे। पहला, या तो हाउस के अंदर सिर्फ घड़ी है। दूसरा, या फिर सौजन्या ने अभी भी वह घड़ी पहनी हुई है लेकिन उसे इसी हाउस के अंदर कहीं छुपा कर रखा गया है, जिसकी वजह से मॉरिशस पुलिस के उन सिपाहियों को सौजन्या कहीं भी दिखाई नहीं दिया था जो अंदर गए थे। अब सवाल यह था कि सच की तह तक कैसे पहुंचा जाए।